आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 12th का हिस्ट्री चैप्टर। और हिस्ट्री सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर जो कि है हमारा ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। ईंट, मनके तथा अस्थियाँ। इसका कुछ इम्पोर्टेंट PYQ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हम लोग करने जा रहे हैं, जो कि जो भी ऑप्शन का एक्सप्लेनेशन होगा वो एक्सप्लेनेशन भी देने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास 12th का। यह है जो बिहार बोर्ड का BSc बिहार बोर्ड। पहला क्वेश्चन है 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ किसने किया था या किसके द्वारा करवाया गया था? तो यह करवाया गया था एस.एन. राव, DB लाल, एस.आर. राव या B.के थापर। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा 1955 में लोथल की खुदाई का आरंभ एस.आर. राव के द्वारा किया गया था। तो क्वेश्चन ऐसे ही पूछ सकता है कि एस.आर. राव ने किस स्थल की हड़प्पाई स्थल की खुदाई की थी? तो लोथल की खुदाई की थी। एस.आर. राव ने 1955 में किसकी खुदाई की थी? तो लोथल की खुदाई की थी। लोथल की खुदाई कब की गई थी? 1955 में की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? एस.आर. राव। इस प्रकार 3-4 क्वेश्चन एक क्वेश्चन से बन सकते हैं। पहले हम लोग चलते हैं पहले ऑप्शन की ओर, एस.एन. राव की ओर। कि एस.एन. राव जी थे किसकी खोज की थी या किसकी खुदाई करवाई थी? तो इन्होंने असम और पूर्वोत्तर भारत के नवपाषाणकालीन असम और पूर्वोत्तर भारत में एक नवपाषाणकालीन स्थल है जिसका नाम है सरुतारू। उसकी खुदाई करवाए थे एस.एन. राव। अगले और चलते हैं बीबी लाल एंड B.के थापर। B.के थापर, ये जो है बीबी लाल एंड B.के थापर। कालीबंगा जो कि राजस्थान में स्थित सिंधु घाटी सभ्यता एक प्रमुख स्थल है, जैसे कि आप लोग जानते हैं। खुदाई बीबी लाल एवं B.के थापर ने 1961 से 69 के बीच में करवाई थी। तो बीबी लाल एंड B.के थापर मिलकर कालीबंगन की खोज या उत्खनन करवाए थे 1961 से 1959 के बीच। सॉरी, 1961 से 69 के बीच। कालीबंगन से सबसे पहले यहाँ से साक्ष्य क्या मिला है? तो कालीबंगन से सबसे पहले जोते हुए खेत के साक्ष्य मिले, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। जोते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए हैं? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगन किस नदी के किनारे है? तो कालीबंगन जो है घग्गर नदी के तट पर स्थित है, घग्गर नदी के किनारे स्थित है। कालीबंगन का अर्थ क्या होता है? तो कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। कालीबंगन का अर्थ होता है काली चूड़ियाँ। इस स्थल की खोज सर्वप्रथम कब की गई थी? तो 1952 में अमलानंद घोष ने की थी। तो अगर पूछा जाए कि अमलानंद घोष ने 1952 में किसकी खोज की थी? तो कालीबंगन की। खोज और उत्खनन अलग अलग चीज़ है। खोज किए थे अमलानंद घोष 1952 में, और जो खुदाई किए थे वो बेबीलाल एंड B.के थापर ने किए थे। यहाँ से 7 आयताकार अग्निकुंड मिले। तो पूछा जाए कि कालीबंगा से कितने अग्निकुंड मिले हैं? तो 7 आयताकार अग्निकुंड मिले। 7 आयताकार अग्निकुंड कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगन से प्राप्त हुए। यहाँ से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य भी प्राप्त हुए। कालीबंगा से भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य प्राप्त हुए। तो भूकंप के प्राचीनतम साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? तो कालीबंगा से प्राप्त हुए। अगली ओर चलते हैं एस.आर. राव, जो कि हमारा आंसर भी है एस.आर. राव। इन्होंने लोथल की खुदाई 1954 से 62 के बीच में करवाया था। तो 1955 यहाँ आ ही जाएगा। इसका पूरा नाम, तो इनका पूरा नाम वैसे भी आता नहीं है एग्जाम में, लेकिन फिर भी नॉलेज के लिए मैंने लिख दिया था। शिकारपुर रंगनाथन राव। इनके पूरा नाम है शिकारपुर रंगनाथन राव। लोथल कहाँ स्थित है? किस नदी के किनारे स्थित है? तो लोथल जो है वो गुजरात के भोगवा नदी के किनारे बसा एक बंदरगाह शहर है। तो लोथल क्या है? एक बंदरगाह शहर है। यानी ये वाणिज्यिक राजधानी भी कहलाएगी आगे चलकर सिंधु घाटी सभ्यता की। यहाँ से दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित बंदरगाह अर्थात गोदीवाला मिला है। तो दुनिया का सबसे पहला मानव निर्मित बंदरगाह किस स्थल से प्राप्त हुआ है? लोथल से प्राप्त हुआ है। यानी कि जिसे गोदीवाला भी कहते हैं। तो गोदीवाला कहाँ से प्राप्त हुआ? लोथल से। तो लोथल से क्या प्राप्त होता है? गोदीवाला मिलता है। ऐसे पूछेगा नहीं, इस तरह से पूछ सकता है कि गोदीवाला कहाँ से प्राप्त हुए? तो लोथल से प्राप्त हुए। अगला है सिंधु घाटी सभ्यता की वाणिज्यिक राजधानी लोथल थी, क्योंकि बंदरगाह था तो यहाँ तो व्यापार होते रहेगा, तो इसलिए इसको वाणिज्यिक राजधानी कह दिया गया। यहाँ से दिशा मापक यंत्र और हाथी दंत का पैमाना मिला है। और पूछा जाए कि दिशा मापक यंत्र और हाथी दंत का पैमाना कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये लोथल से प्राप्त हुआ है। आगे यहाँ से मिट्टी का जहाज मिला है। यानी ऐसा नहीं कि मिट्टी का जहाज मिला है, यानी कि मिट्टी का जहाज चलाते थे, पानी में मिट्टी का जहाज चलना ही नहीं है। तो वो एक अपने जो छोटे बच्चे खेल के लिए बनाए होंगे, या फिर घर में सजाने के लिए मिट्टी का जहाज बना के रख लिए होंगे। इसके बाद मनके बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। तो अगर पूछा जाए कि लोथल से मनके बनाने का कारखाना किस स्थल से प्राप्त हुआ है? तो लोथल से प्राप्त हुआ है।
यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट युग्म सावधान मिले। युग्म सावधान कहने का मतलब स्त्री एवं पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। स्त्री एवं पुरुष को एक साथ दफनाया जाता था। तो इससे देखकर हमें एक जानकारी प्राप्त होती है कि शायद वहाँ पे सती प्रथा होता होगा। अगला यहाँ घोड़े के मिट्टी की मूर्ति प्राप्त हुई। तो घोड़े की मिट्टी की मूर्ति कहाँ से प्राप्त हुई? तो लोथल से प्राप्त हुई। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में क्या शामिल है? यानी हड़प्पा सभ्यता के विशिष्ट पुरावस्तुओं में पुरातात्विक वस्तुओं में क्या शामिल है? मोहरे हैं, बाट है, पकी हुई ईंटें, इनमें से भी है। तो सबसे ज्यादा मोहरे प्रयोग किए जाते थे, तो मोहरे हैं। मोहर, ये मोहर बनती किससे थी? तो यह बनती थी सेलखड़ी से। सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर होता था, उससे मोहरे बनाई जाती थी, जो कि सबसे ज्यादा प्राप्त हुआ है मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा से। अगर क्वेश्चन आ जाए कि सबसे ज्यादा मोहरे कहाँ से प्राप्त हुई है, तो मोहनजोदड़ो से सबसे ज्यादा मिला है, उसके बाद हड़प्पा से मिला है। तो हमारा आंसर मोहनजोदड़ो हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में सबसे ज्यादा मोहरे मोहनजोदड़ो हड़प्पा से प्राप्त हुए, जैसे ऊपर बता चुके हैं। हड़प्पा सभ्यता के मोहरे सेलखड़ी से बने होते थे। अगला है बाट। ये जो बाट है, बाट मुख्य रूप से चर्ट नामक चिकने में कठोर पत्थर के बने होते थे। तो बाट मुख्यतः किस किस पत्थर से बने होते थे? पत्थर का नाम है चर्ट। चर्ट नामक चिकने में कठोर पत्थर के बने होते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे? जैसे क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन से ही पता चल रहा है कि प्राचीन वनस्पति के अवशेषों के अध्ययन में विशेषज्ञ कौन होते थे? तो प्राचीन वनस्पति के अवशेषों का जो अध्ययन करते थे, वो पूरा वनस्पतिज्ञ कहलाते थे। यानी कि पूरा वनस्पतिज्ञ वे होते थे जो प्राचीन पौधों के जीवाश्मों का अध्ययन करते थे। करोड़ों वर्ष पूर्व जो प्राचीन पौधे थे, उनके जीवाश्म जो बच जाते थे अंदर, उनका अध्ययन किया करते थे पूरा वनस्पतिज्ञ। और पूरा प्राणी विज्ञानी ये प्राचीन और प्रागैतिहासिक जानवरों के जीवाश्मों का अध्ययन किया करते थे। अगला क्वेश्चन है हमारा, मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया है? तो मेसोपोटामिया जो कि एक सिंधु घाटी सभ्यता का ही समकालीन सभ्यता है मेसोपोटामिया, वहां से नाविकों का देश कहा गया है इसमें। तो किन्हें कहा गया है? दिलमोन, मगान, मेलुहा या इनमें से सभी? तो मेलुहा। तो मेसोपोटामिया के लेख में किसे नाविकों का देश कहा गया? तो मेलुहा को कहा गया है। और मेलुहा हुआ करते थे हड़प्पा वासी। हड़प्पा वासी। तो यहाँ से इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता है कि मेलुहा किन वासियों को कहा जाता था? तो हड़प्पा वासियों को कहा जाता था। मेसोपोटामिया द्वारा मेलुहा किन को कहा जाता था? हड़प्पा वासी को कहा जाता था। अगला क्वेश्चन है, हड़प्पाई बाट सामान्यतः किस पत्थर से बनाए जाते थे? जो कि पिछली बार बता चुके हैं कि हड़प्पाई बाट है सामान्यतः वो चर्ट के बने होते थे। सेलखड़ी तो मुहर से बनता था, सेलखड़ी मुहर बनता था उससे। अगला है सोरथुघई, जो कि हमारा नामक हड़प्पा स्थल कहाँ स्थित है? यानी सोरथुघई कहाँ स्थित है? एक स्थल है सिंधु घाटी सभ्यता का, पंजाब में, गुजरात में, अफगानिस्तान में। तो ये जो है हमारा वो अफगानिस्तान में स्थित है सोरथुघई। सोरथुघई, इसके बारे में जान लेते हैं। तो सोरथुघई जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी व्यापारिक स्थल है। तो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी व्यापारिक स्थल कौन था? तो सोरथुघई था, जो कि अफगानिस्तान में स्थित है। यहाँ से लाजवर्द नामक नीले पत्थर का व्यापार किया जाता था। तो सोरथुघई जो है, यहाँ से किस चीज़ का व्यापार किया जाता था? तो लाजवर्द नामक नीले पत्थर, यानी नीला मनी होता था लाजवर्द नीले कलर का, यहाँ से व्यापार इसका किया जाता था। यहाँ से सबसे प्रमुख नहरों के अवशेष प्राप्त हुए। तो नहरों के अवशेष कहाँ से प्राप्त हुए? सोरथुघई से प्राप्त हुए, जो कि अफगानिस्तान में है। अगला है गुजरात, जो ऑप्शन में सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल यहीं से खोजा गया है। यानी कि सबसे ज्यादा हड़प्पा स्थल कहाँ से मिला है? तो 200 से ज्यादा हड़प्पा स्थल यहाँ से प्राप्त हो चुके हैं गुजरात से। धौलावीरा गुजरात में जो स्थित है हड़प्पाई स्थल, वो है धौलावीरा है, सुरकोटदा है, रंगपुर है, लोथल। ये सारे के सारे गुजरात में मिलते हैं। धौलावीरा, सुरकोटदा, रंगपुर और लोथल। इसको शॉर्ट में याद रख सकते हैं DSLR। यानी कि धौलावीरा, सुरकोटदा, लोथल और रंगपुर, ये सारे के सारे हैं गुजरात में। यहाँ से क्वेश्चन आते भी हैं कि लोथल कहाँ स्थित है? गुजरात में। रंगपुर कहाँ स्थित है? गुजरात में। सुरकोटदा कहाँ स्थित है? गुजरात में। धौलावीरा कहाँ है? तो गुजरात में। इसका शॉर्ट ट्रिक आप याद रख सकते हैं, DSLR। अगला है राजस्थान। राजस्थान में एक स्थल मिलता है कालीबंगा, जो कि हनुमानगढ़ में है। तो कालीबंगा कहाँ है? हनुमानगढ़ में, जो कि पिछली बार हम लोग पढ़ चुके हैं पीछे पिछली स्लाइड में। अगला है पंजाब। तो पंजाब में क्या मिलता है? रोपड़, जिसको रूपनगर भी कहते हैं।
पंजाब में रोपड़ स्थित है, रोपड़ जो कि रूपनगर भी कहलाता है, वर्तमान में इसे रूपनगर कहते हैं। ये भारत वाला पंजाब है, वो पाकिस्तान वाला नहीं। ये जो है सतलज नदी के किनारे स्थित है। तो अगर पूछा जाए कि रोपड़ किस नदी के किनारे स्थित है, सतलज, इसकी खोज कौन किए थे, तो देवीलाल किए थे। तो रोपड़ की खोज कौन किए थे, देवीलाल। खुदाई कौन करवाए थे, जगदत्त शर्मा। खोज किए थे देवीलाल। कि बताए थे यहाँ पर कि एक पंजाब में सिंधु घाटी सभ्यता का एक स्थल है रोपड़, लेकिन इसकी खुदाई वैज्ञानिक तरीके से कौन करवाए थे, तो जगदत्त शर्मा करवाए थे। अगला, स्वतंत्र भारत में खोदा गया पहला स्थल है ये। तो पूछता है कि स्वतंत्र भारत में खोदा गया पहला स्थल कौन सा है, तो वो रोपड़ है। 1953 में इसका खुदाई हुआ था। आज़ादी के बाद पहली बार हड़प्पा सभ्यता का जो पहला स्थल खोदा गया था, यानी उत्खनन करी गई थी, वो थी रोपड़। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट क्या साक्ष्य मिला है, तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य मिला है। तो मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य, यानी कि मानव और कुत्ते के बीच लगाव दर्शाया जाता है। मानव यहाँ होते थे मालिक, और मालिक के साथ कुत्ते को दफना दिया जाता था। तो यहाँ से मानव के साथ कुत्ते दफनाने का साक्ष्य कहाँ से मिला है, रोपड़ से मिला। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले, तो जैसे हम पिछली स्लाइड में पढ़ चुके हैं लोथल के बारे में, कि वहाँ पर जो था एक बंदरगाह था, लोथल एक बंदरगाह था, जिसको गोदीवाड़ा भी बोलते हैं, दुनिया का पहला निर्मित कृत्रिम बंदरगाह। तो सिंधु घाटी सभ्यता में गोदीवाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये लोथल से मिले। अगली बार हम लोग चलते हैं बनावली के बारे में जानते हैं। बनावली जो कि हरियाणा के फतेहाबाद जिला में है। तो बनावली कहाँ है, हरियाणा में है। कौन सा जिला, फतेहाबाद जिला। जिला तो इसे नहीं आता है, और राज्य ही पूछता है कि बनावली कहाँ स्थित है, तो हरियाणा में। ये किस नदी के किनारे है, तो प्राचीन सरस्वती नदी के किनारे है, जो कि अब तो विलुप्त हो चुका है प्राचीन सरस्वती नदी। इसकी खुदाई कौन करवाए थे, खुदाई करवाए थे RS बिष्ट। कब करवाए थे, 1973-74 में करवाए थे। यहाँ से साक्ष्य क्या क्या मिला है, तो बनावली से मिला है मिट्टी का हल। तो पूछा जाए कि मिट्टी का हल किस हड़प्पा स्थल से प्राप्त हुआ है, तो बनावली से प्राप्त हुआ है। सबसे अच्छी गुणवत्ता वाले जौ के दाने कहाँ से मिले हैं, तो ये बनावली से ही मिले हैं। यहाँ जो हड़प्पा स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता है, वहाँ की जो सड़कें थी वो ग्रिड प्रणाली की थी, 90 डिग्री यानी समकोण पर काटती थी। लेकिन एकमात्र जो है बनावली, वहाँ की सड़कें अर्धवृत्ताकार हुआ करती थी। तो यहाँ की सड़कें कैसी होती थी, अर्धवृत्ताकार बनावली की। अगले क्वेश्चन की ओर, फयांस। फयांस से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रवों के पात्रों के रूप में प्रयुक्त होते थे, कहाँ मिले, तो सबसे ज्यादा ये मोहनजोदड़ो में मिले, हड़प्पा में मिले। तो ये दोनों के दोनों हो जाएगा यहाँ पे, क्योंकि सबसे जो बोल सकते विकसित था वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही था। और फयांस से जो बने होते थे लघु पात्र, ये बहुत महंगे मिलते थे। तो ये अधिकतर यहीं से प्राप्त हुए, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो, यानी कि A और B दोनों हो जाएंगे। फ्यांस, फ्यांस होता क्या था, फ्यांस बहुत इसका निर्माण कार्य बहुत ज़्यादा बनाया जाता था इसको। फ्यांस के बारे में, इससे बनता क्या क्या था फ्यांस से, लघु पात्र जिसमें सुगंधित द्रव रखे जाते थे, मनके बनते थे, आभूषण बनते थे, चूड़ियाँ बनते थे, झुमके बनते थे, तकली बनते थे। तकली होता है सूत, धागा काटने वाला। तो धागा काटने वाला भी ये फ्यांस से ही बनते थे। और फ्यांस चूँकि महंगे महंगे होते थे, इसलिए विकसित शहरों में ही देखने को अधिक मिलते थे। अगले क्वेश्चन है, S.R. राव ने लोथल की खुदाई कब किए थे, तो पिछली स्लाइड में हम लोग पढ़ चुके हैं कि S.R. राव ने लोथल की खुदाई 1955 में किए थे। 11 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, यानी कि उस समय जो थे वो डायरेक्टर जनरल कौन थे जब हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हो रही थी। कनिंघम थे, S.R. राव थे, R.E.M. व्हीलर थे, जॉन मार्शल थे। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई के समय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल कौन थे, RS व्हीलर भी नहीं, जॉन मार्शल। ये जो डायरेक्टर जनरल के पद पर थे वो 1902 से लेके 1920 के बीच में थे, और इसी के निर्देशन में हड़प्पा और मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी। तो इसके बारे में थोड़ा बहुत जान लेते हैं, भारतीय पुरातत्व की स्थापना कहाँ कब हुआ था, तो भारतीय पुरातत्व की स्थापना की गई थी 1861 में। यह भारत सरकार के किस मंत्रालय के अधीन आता है, तो संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है। तो पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व किस मंत्रालय के अधीन आता है, संस्कृति मंत्रालय के अधीन आता है भारत सरकार के। संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे, अलेक्जेंडर कनिंघम। पूछा जाए कि भारतीय पुरातत्व के संस्थापक कौन थे, तो अलेक्जेंडर कनिंघम थे।
भारतीय पुरातत्व का जनक इन्हें माना जाता है, कनिंघम को माना जाता है, एवं प्रथम महानिदेशक भी यही थे। तो भारतीय पुरातत्व के प्रथम महानिदेशक कौन थे? तो ये थे अलेक्जेंडर कनिंघम थे। संस्थापक अलेक्जेंडर कनिंघम, भारतीय पुरातत्व का जनक भी अलेक्जेंडर कनिंघम। तो यहाँ से क्वेश्चन आता है कि भारतीय पुरातत्व का जनक किन्हें माना जाता है? तो अलेक्जेंडर कनिंघम को माना जाता है, और प्रथम महानिदेशक के रूप में भी कार्य किए हैं भारतीय पुरातत्व में। भारत माफ कीजिएगा। भारतीय गवर्नर जनरल कैनिंग के समय, ये जो भारतीय पुरातत्व की स्थापना हुई थी उस समय भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? तो उस समय था वो कैनिंग था। लॉर्ड लगाना जरूरी नहीं है, लूट के गया इन लोग भारत को। अगला क्वेश्चन है 12। हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या लगभग कितनी है? तो हड़प्पाई लिपि में लगभग 300-400 मिला है, तो सबसे अंतिम वाला हम लोग लगाएंगे 400। तो हड़प्पाई लिपि में चिन्हों की संख्या कुल 400 थी। और जो हड़प्पाई लिपि थी वो भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। भाव चित्रात्मक, चित्रात्मक। तो हड़प्पाई लिपि कैसी होती थी? तो भाव चित्रात्मक हुआ करती थी। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं हम लोग। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? 13 नंबर क्वेश्चन है। हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कौन था? तो हड़प्पा सभ्यता में बंदरगाह कहाँ से मिला है? तो ये मिला है मांडा से, मिला है मोहनजोदड़ो से, लोथल से, आलमगीरपुर से। तो ये मिला है लोथल से। तो अब धीरे धीरे सबके बारे में जानते हैं हम लोग। पहले मोहनजोदड़ो। ये मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल है। सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल कौन सा है? तो मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो को बोलते हैं मृत का टीला भी बोला जाता है। मृतों का टीला, मृतों का टीला। तो मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है? मृतकों का टीला। सर मृतों नहीं, मृतकों का टीला। इनके उत्खनन कौन करवाए थे मोहनजोदड़ो के? तो 1922 में राखालदास बनर्जी करवाए थे। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? राखालदास बनर्जी के द्वारा किया गया था 1922 में। यहाँ से क्या क्या साक्ष्य प्राप्त हुए? तो यहाँ से साक्ष्य प्राप्त हुए, विशाल स्नानागार के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, यानी कि स्नानागार प्राप्त हुए हैं विशाल। यहाँ पे जो है धार्मिक कार्य किए जाते होंगे। इन्हें देखकर प्राप्त होता है कि धार्मिक कार्य या फिर सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। जिस प्रकार बिहार में छठ पूजा होती है नदी पे जाके, तो वैसे यहाँ पे विशाल स्नानागार, यहाँ धार्मिक कार्य होते थे और सामूहिक स्नान के लिए बनाया गया था। पानी के रिसाव को रोकने के लिए या जल रोधी बनाने के लिए, जल रोधी करने का मतलब है कि वाटर प्रूफ बनाने के लिए इस पर एक परत चढ़ाया जाता था बिटुमेन का। ये बिटुमेन का एक परत चढ़ाया जाता था, जिसे प्राकृतिक रूप में इसको बोलते हैं तारकोल या डामर। तारकोल या डामर कहा जाता है बिटुमेन को। तो पूछा जाए कि विशाल स्नानागार जो था मोहनजोदड़ो का, उस पर किस चीज़ का परत चढ़ाया जाता था? बिटुमेन का परत चढ़ाया जाता था या प्राकृतिक तारकोल का परत चढ़ाया जाता था? किस लिए चढ़ाया जाता था? वाटर प्रूफ बनाने के लिए, जल रोधी बनाने के लिए चढ़ाया जाता था, या जल के रिसाव को रोकने के लिए चढ़ाया जाता था। अगला यहाँ से मिला है विशाल अन्नागार। तो मोहनजोदड़ो से क्या मिला है? विशाल अन्नागार भी मिला है, जहाँ से यानी कि बोल सकते हैं अनाज उनाज रखने के काम आता था ये। यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट कांस्य की नर्तकी मिली है। तो मोहनजोदड़ो से किसकी, कौन सी नर्तकी मिली है? किस चीज़ की? कांस्य की नर्तकी मिली है। यहाँ से एक चीज़ और, पशुपतिनाथ का मुहर मिला है। पशुपतिनाथ का मुहर, दाढ़ी वाले पुरोहित, ये सब साक्ष्य मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुए हैं। तो ये सारे के सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में पूछे भी जाते हैं। अगला है मांडा। मांडा जो है सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी पुरातात्विक स्थल है। ये जो है जम्मू और कश्मीर के अखनूर जिले में, जिला तो नहीं आता लेकिन ये याद रखना है। मांडा कहाँ पर स्थित है? तो जम्मू और कश्मीर में है। कौन सा जिला? अखनूर जिला। ये किस नदी के किनारे बसा हुआ था? चिनाब नदी के किनारे बसा हुआ है। खुदाई कौन करवाए थे? तो जेपी जोशी करवाए थे 1976-77 में। तो मांडा की खुदाई कौन करवाए थे? जेपी जोशी। यहाँ से जो है मृद भांड मिले, लाल मृद भांड, काले मृद भांड, ये सब मिले हैं कहाँ से? मांडा से। तो मृद भांड मिले हैं, पेंचवार पिन भी मिला है यहाँ से, और यहाँ से हड्डी के नुकीले बाण भी मिले हैं। तो हड्डी के नुकीले बाण कहाँ से मिले? मांडा से मिले हैं। मृद भांड कहाँ से मिले हैं? मांडा से मिले हैं। अगला है आलमगीरपुर। ये जो आलमगीरपुर है उस सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है, सबसे पूर्वी हड़प्पा सभ्यता का सबसे पूर्वी पुरातात्विक स्थल है। ये यूपी के मेरठ जिला में, आलमगीरपुर कहाँ स्थित है? यूपी के मेरठ जिला में है। किस नदी के किनारे पे? हिंडन नदी के तट पर स्थित है। इसके उत्खनन कौन करवाए थे? तो यज्ञदत्त शर्मा करवाए थे 1959 से लेके 59 के बीच में। यहाँ से क्या मिला है? तो पूछा जाए चित्रित मृद भांड कहाँ से मिला है? तो चित्रित मृद भांड आलमगीर से, और सिंपल सा बोले मृद भांड, लाल मृद भांड, काले मृद भांड, ये कहाँ से मिला? तो मांडा से मिला है।
यहाँ पर जो बर्तनों पर सूती के कपड़े की निशानी मिली है, बर्तनों पर जो है सूती के कपड़े की निशानी मिली है, सूती के कपड़े से वहाँ पर अनेक प्रकार के चित्र बनाए जाते थे। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, क्योंकि हमारा क्वेश्चन नंबर है 14। सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त हुआ है? यानी सिंधु सभ्यता में तांबा कहाँ से प्राप्त होता था? यानी कि पूछा जाए कि तांबा का व्यापार कहाँ से अधिकतर किया जाता था, तो ये तांबा का व्यापार राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से किया जाता था। तो राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसका व्यापार करते थे? तांबा का। बिहार से टिन का व्यापार होता था, और अफगानिस्तान से, जो कि बताया गया है पीछे, लाजवर्द मनी जो नीले रंग की होती थी उसकी व्यापार की जाती थी। और राजस्थान तांबा जो कि खेतड़ी से होता था, राजस्थान के खेतड़ी नामक स्थान से। अगला है हमारा, सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ मिला है? तो सिंधु सभ्यता में विशाल, सिर्फ अन्नागार बोले, ऑप्शन में मोहनजोदड़ो हड़प्पा रहे तो मोहनजोदड़ो लगाना है। विशाल अन्नागार बोले, हड़प्पा रहे चाहे मोहनजोदड़ो रहे, कन्फर्म है कि मोहनजोदड़ो ही लगेगा। तो सिंधु सभ्यता में विशाल अन्नागार कहाँ से मिला है? विशाल अन्नागार बोलेगा तो लगेगा यहाँ पर मोहनजोदड़ो, क्योंकि अन्नागार जो है हड़प्पा से मिला है। 12 अन्नागार मिले हैं, 6-6 के रूप में, यानी 6-6 अन्नागार, बगल में एक बगल में 6 अन्नागार, दूसरे दूसरी तरफ 6 अन्नागार, इस प्रकार से। तो हड़प्पा से भी अन्नागार मिले, लेकिन विशाल अन्नागार, सबसे बड़ा अन्नागार जो है मोहनजोदड़ो से ही प्राप्त हुआ है। हड़प्पा के बारे में जानते हैं। ये जो है सिंधु घाटी का खोजा गया पहला नगर है। सिंधु घाटी का खोजा गया पहला नगर कौन है? हड़प्पा। इसलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ये जो है कहाँ पे स्थित है? तो पाकिस्तान के साहिवाल जिला में। तो पाकिस्तान के साहिवाल जिला में हड़प्पा मिलता है। किस नदी के किनारे है? तो ये रावी नदी के किनारे स्थित है। यहाँ से सबसे पहली बार जानकारी चार्ल्स मेसन ने दिया था। हड़प्पा की जानकारी सबसे पहले कौन दिए थे? चार्ल्स मेसन। कब दिए थे? 1826 में दिए थे। खुदाई खोज भी किए थे और खुदाई भी खुद ही किए थे दयाराम साहनी 1921 में। तो हड़प्पा की खुदाई किसके द्वारा किया गया था? दयाराम साहनी के द्वारा किया गया था। कब किए थे? 1921 ईस्वी में किए थे। यहाँ हड़प्पा से 12 अन्नागार मिले, 6-6 के रूप में 12 अन्नागार, जो कि ऊपर बताए हैं। यहाँ से कब्रिस्तान भी मिला है, एक एच कब्रिस्तान मिला है और R37 कब्रिस्तान मिला है यहाँ से, हड़प्पा से। अगला है लाल पत्थर के पुरुष का धड़। हड़प्पा से क्या मिला है? तो लाल पुरुष का धड़ मिला है, लाल पत्थर के पुरुष का धड़। यहाँ से कांसे की इक्का गाड़ी भी मिली है। स्त्री के गर्भ, सॉरी ये टाइपिंग मिस्टेक है, गर्भ होना चाहिए। स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा यहाँ से मिला है। यानी कि इसे देखकर हमें पता चलता है कि हड़प्पा वासी उर्वरता की देवी की पूजा करते थे। उर्वरता की देवी की पूजा, उर्वरता की देवी की पूजा किया करते थे। तो ये स्त्री के गर्भ से निकलता हुआ पौधा में दिखाता है कि वो पृथ्वी की पूजा किया करते थे, क्योंकि उर्वरता तो पृथ्वी है। तो ये उर्वरता की देवी बोला जा सकता है इनको। अगला है क्वेश्चन नंबर 16। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो घोड़े के हड्डियों के साक्ष्य लोथल से, कालीबंगा से, सुरकोटदा, सुतकोतड़ा नहीं होगा, सुरकोटदा, ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, सुरकोटदा। तो घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? लोथल, कालीबंगा, सुरकोटदा, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ से सुरकोटदा से मिला है। घोड़े की हड्डियों के साक्ष्य कहाँ से मिले? सुरकोटदा। सुरकोटदा, घोड़े की हड्डियां मिली है यहाँ से। खोज या उत्खनन कौन करवाए थे? जगपति जोशी करवाए थे 1964 में। तो बोला जाए कि सुरकोटदा की खुदाई कौन करवाए थे? 1964 में जगपति जोशी ही करवाए थे, और खोज भी यही किए थे। ये कहाँ पर स्थित है? गुजरात के कच्छ जिला में स्थित है। सुरकोटदा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिला में। यहाँ से क्या मिला? तो कलश सावधान मिला है, कलश सावधान। अगले नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 17। सिंधु घाटी सभ्यता के सबसे विशिष्ट पुरातत्व क्या है? मिट्टी की मूर्तियां हैं, धातुओं के समान है, मन के हैं। तो ये मन के, सॉरी मन के नहीं, मुहर है, मोहरे। अगली ओर चलते हैं। मोहनजोदड़ो का उत्खनन किसने किया था? मोहनजोदड़ो का उत्खनन तो पीछे बताया गया, मोहनजोदड़ो का उत्खनन दयाराम साहनी जो हड़प्पा खोजे थे। जॉन मार्शल जो थे वो महानिदेशक थे 1902 से लेकर 1920 के बीच में। ये मोहनजोदड़ो की खुदाई राखल दास बनर्जी के द्वारा किया गया है 1922 ईस्वी में। तो मोहनजोदड़ो की खुदाई कौन की है? राखल दास बनर्जी 1922 ईस्वी में। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 19 नंबर, हल से जुते खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? तो हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य रंगपुर, लोथल, रोपड़, तो कालीबंगा हो जाएगा। अब एक एक ऑप्शन, कालीबंगा पिछले स्लाइड में पढ़ चुके हैं, तो रंगपुर के बारे में जानते हैं।
रंगपुर जो है वो गुजरात के अहमदाबाद जिला में स्थित है। ये भादर नदी के किनारे है। तो अगर पूछा जाए रंगपुर किस नदी के किनारे है, तो भादर या इसको मादर भी बोल देते हैं। इसकी खोज एम एस वत्स किए थे 1931 में। तो रंगपुर की खोज कौन किए थे? एम एस वत्स 1931 में किए थे। उत्खनन कौन किए थे? एस आर राव 1953 से लेकर 54 के बीच में किए थे, जो कि लोथल की भी खोज करता यानी उत्खनन करता है। यहाँ से साक्ष्य क्या मिले? कच्ची ईंटें की इमारतें मिली है। जितने भी सिंधु घाटी सभ्यता थी वहाँ पक्की ईंटें की इमारतें मिलती थी, लेकिन रंगपुर ही एक ऐसा सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जहाँ से कच्चे ईंटें की इमारतें प्राप्त हुई है। यहाँ से धान की भूसी मिली, जो कि सबसे इम्पोर्टेंट है। ये जो रंगपुर है अपने धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध है। तो धान की भूसी के लिए प्रसिद्ध कौन है? रंगपुर है। अगला रोपड़, जो कि हम लोग जान चुके हैं पिछली स्लाइड में। रूपनगर के नाम से जाना जाता है, पंजाब में है, सतलज नदी के बाएं तट पर स्थित है। स्वतंत्रता के बाद खोजा गया प्रथम स्थल है। मानव के साथ कुत्ते के दफनाने का साक्ष्य प्राप्त हुआ है यहाँ से। अगले 20 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ पाई गई है? तो हड़प्पा सभ्यता में अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा, लोथल, रोपड़। तो ये अग्निकुंड मिला है कालीबंगा, लोथल या रोपड़ से। 21 नंबर क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति किस पर आधारित थी? हड़प्पा संस्कृति व्यापार पर, कृषि पर, पशुपालन पर, शिकार पर। तो इसका आंसर हो जाएगा व्यापार पर। कृषि पर थी लेकिन ज्यादातर व्यापार ही इसका सुटेबल आंसर होगा। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो हड़प्पा सभ्यता की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता थी उनका नगर योजना एवं वास्तुकला। अगले क्वेश्चन की ओर, पशुपति शिव की मुहर पर किस पशु का चित्र नहीं है? पशुपति शिव की मुहर पर किस बाघ का नहीं है, हिरण का नहीं है, भैंस का नहीं है, सांड का नहीं है? तो आपको बताना है किसका नहीं है। हिरण का नहीं। पशुपति शिव की मुहर पर पशु का चित्र बाघ है, हिरण भी है और भैंस भी है पशुपति शिव की मुहर पर। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव द्वारा सर्वप्रथम किस धातु का उपयोग किया गया था? सबसे पहले मानव द्वारा किस धातु का प्रयोग किया गया था? तो यह प्रयोग किया गया था तांबा का। कांसे का नहीं। सिंधु घाटी सभ्यता कांस्य युगीन सभ्यता है। तो पूछा जाए कि सिंधु घाटी सभ्यता कैसी सभ्यता थी? तो कांस्य युगीन सभ्यता थी। यानी कांसे का सबसे ज्यादा प्रयोग सिंधु घाटी सभ्यता में किया गया था। और सबसे शुरू में किस धातु का प्रयोग हुआ था मानव द्वारा? तो तांबा का प्रयोग किया गया था। अगली ओर चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन, सिंधु घाटी सभ्यता का कौन सा स्थल सिंध का बाघ कहा जाता है? यानी सिंध का बाघ कहने का अर्थ है कि मृतकों का टीला, मृतकों का टीला। तो मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 26, किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? यानी किस स्थान से शतरंज की तरह के खेल के प्रमाण प्राप्त हुए? यानी कि वहाँ जो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे वो शतरंज टाइप का एक खेल खेला करते थे। तो वो कहाँ से प्राप्त हुए? हड़प्पा से, कालीबंगा से, मोहनजोदड़ो से। तो ये प्राप्त हुए लोथल से। क्वेश्चन नंबर 27, धौलावीरा किस राज्य में है? तो धौलावीरा हरियाणा में है, उत्तर प्रदेश में, गुजरात में या पंजाब में है? तो धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में है। जो कि हम बताए थे DSLR याद रखना है। D से हो गया धौलावीरा, S से सुरकोटदा, L से लोथल और R से रंगपुर। ये सारे के सारे राजस्थान में स्थित है, चारों के चारों। तो हमारा धौलावीरा जो है गुजरात के कच्छ जिला में कर्क रेखा पर स्थित है। ये जो धौलावीरा है वो एकमात्र ऐसा स्थान है या एकमात्र सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है जो कर्क रेखा पर स्थित है। यूनेस्को नहीं, सॉरी ये भी टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पे होना चाहिए था यूनेस्को। यूनेस्को यूनेस्को द्वारा भारत की 40वीं विश्व धरोहर स्थल घोषित किया गया है धौलावीरा को। तो 40वीं विश्व धरोहर स्थल कौन सा है? धौलावीरा है। खोज कौन किए थे? तो जगपति जोशी किए थे 1967-68 में। तो धौलावीरा का खोज कौन किए थे? जगपति जोशी। उत्खनन कौन करवाए थे? RS बिष्ट करवाए थे। यहाँ पर जो त्रिस्तरीय नगर नियोजन प्रणाली मिला है, तो त्रिस्तरीय नगर नियोजन प्रणाली मात्र एक ऐसा शहर है सिंधु घाटी सभ्यता का जहाँ से त्रिस्तरीय नगर नियोजन प्रणाली मिला। जबकि और जितनी भी सिंधु घाटी सभ्यता द्विस्तरीय मिला। द्विस्तरीय का एक मतलब उसमें एक दुर्ग, एक निचला दुर्ग और एक उच्च दुर्ग होता था, मतलब ऊपर वाला दुर्ग, और एक निचला दुर्ग होता था, निचला दुर्ग। लेकिन यहाँ पे धौलावीरा में त्रिस्तरीय मिला है। उच्च दुर्ग तो है, मध्य दुर्ग भी है यहाँ पे, और एक निचला दुर्ग भी है। त्रिस्तरीय नगर नियोजन प्रणाली एकमात्र शहर धौलावीरा। विश्व का पहला साइन बोर्ड मिला है। तो विश्व का पहला साइन बोर्ड कहाँ से प्राप्त हुआ है? धौलावीरा से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर विशाल स्टेडियम भी देखने को मिला है, इनका साक्ष्य मिला है कहाँ से? धौलावीरा से।
16 विशाल कृत्रिम जलाशय भी प्राप्त हुए। तो 16 विशाल कृत्रिम जलाशय कहाँ से प्राप्त हुए? धौलावीरा से। पॉलिश किए गए सफेद पत्थर के साक्ष्य भी यहाँ से मिले। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, हमारा 28 नंबर क्वेश्चन। पुरातत्व के अंतर्गत निम्न में से कौन एक नहीं आता है? तो पुरातत्व के अंतर्गत कौन नहीं आता है? साहित्य नहीं आता है, कि सिक्के नहीं आते हैं, अभिलेख नहीं आते हैं, भग्नावशेष नहीं आते हैं। तो साहित्य नहीं आता है, बाकी सिक्के, अभिलेख, भग्नावशेष आते हैं। भग्नावशेष, भग्न प्लस अवशेष, भग्न मतलब टूटा फूटा और अवशेष टूटा फूटा अवशेष, तो यही मिलता है पुरातत्व में। क्वेश्चन नंबर 29 जो कि हमारा अंतिम क्वेश्चन भी होगा, और भी इसमें क्वेश्चन है, 12-13 क्वेश्चन होंगे, या और भी होंगे 20-30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन लगभग में। तो इसको अगले पार्ट में करेंगे। तो इसका क्वेश्चन आप लोग कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे। पीछे बताया भी गया है कि मोहनजोदड़ो का शाब्दिक मतलब क्या होता है। मृतकों कटीला है, महान महान कटीला है, जीवितों कटीला है, इनमें से कोई नहीं। तो आप लोग कमेंट में बता सकते हैं। जय हिंद, जय भारत।